एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन की आप लोगों के द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप इस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं और आप बहुत अच्छे से समझ लोगे और अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख भी लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि आप इसे छोटा सा मार्जिन पे करके PDF लिंक के थ्रू इसको PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। तो प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा है, जैसे पहले ये प्रश्न अगर आप देखें MGKVP के पेपर में तो ये 2017 में पूछा हुआ है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी देखिए पूछा है कि व्यक्तित्व मापन की विधियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे प्रक्षेपी नहीं पूछा है, केवल ये पूछा है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो जो भी विधियाँ हैं वो सब बताएंगे इसमें। अब प्रक्षेपी वाले में है उसमें आपको प्रक्षेपी विधि के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैंने मतलब एक आप कह सकते हो कि मैंने पूरा जो है कलेक्ट करके, यानी जो विधियां हैं सब कुछ कलेक्ट करके आपको एक प्रॉपर जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया है कि अगर आपको व्यक्तित्व मापन की विधियों से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इजली कर लें। या फिर देखिए इस क्वेश्चन को लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा है आपके 2019 के पेपर में कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि का वर्णन करें। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा है आपके MGKVP के 2018 के लघु में पूछा है कि व्यक्तित्व मापन की किसी एक प्रक्षेपी विधि का वर्णन कीजिए। तो अगर आपसे लॉन्ग में भी अगर ये पूछता है कि किसी एक प्रक्षेपी विधि का वर्णन कीजिए या फिर प्रक्षेपी विधि का वर्णन कीजिए या फिर व्यक्तित्व मापन की विधियों का वर्णन कीजिए, व्यक्तित्व क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा आंसर आपको मिल जाएगा और वो भी बहुत आसान शब्दों में। मैं इसको अच्छे से समझा भी दूंगी ताकि आप इजली समझ ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके उत्तर की। तो उत्तर पे आप सबसे पहले बताएंगे व्यक्तित्व के बारे में, यानी पर्सनालिटी के बारे में। तो आप हेडिंग डालिएगा व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व क्या है, जैसे हम दूसरों को कहते हैं ना तुम्हारा क्या इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो व्यक्तित्व का आइडिया हम लोग किस चीज़ से लगाते हैं? क्या आप किसी को देख के उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा लेंगे? या फिर वो कितना हेल्दी है इस चीज़ को देख के आप उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा लेंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। तो व्यक्तित्व का अर्थ शारीरिक सौंदर्य या अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। मतलब आप किसी के स्वास्थ्य या फिर उसके शारीरिक सौंदर्य को देख के आप उसके व्यक्तित्व को नहीं बता सकते। जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में ये कहते हैं ना कि ज़रूरी ये नहीं है कि जो दिखने में अच्छा हो नेचर का भी अच्छा हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं होती। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आप किसी के शारीरिक सौंदर्य या फिर उसके हेल्थ को देख के ये नहीं बता सकते, उसके व्यक्तित्व के बारे में नहीं बता सकते। बल्कि जो व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व के अंदर बहुत गुण सम्मिलित होते हैं जो मानवीय गुण होते हैं। यानी हम उसके अंदर के गुणों को देखते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी है और तब हम उसके आधार पे हम उसके कहते हैं और तब बताते हैं कि इसका व्यक्तित्व किस तरह का है। तो व्यक्तित्व के अंदर आपके बहुत सारे गुण आ जाते हैं, बहुत सारे गुण सम्मिलित होते हैं। तो वो जो गुण है वो किस तरह के, यानी मानवीय गुण की बात हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे मानवीय गुण जो व्यक्ति के अंदर होते हैं उन गुणों को अगर हम सम्मिलित कर दें तो वो व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाता है। तो व्यक्तित्व को हम किस तरह समझ सकते हैं? तो देखिए व्यक्तित्व को आप दो अर्थों में समझ सकते हैं, एक शाब्दिक अर्थ में और एक मनोवैज्ञानिक अर्थ में। तो व्यक्तित्व के अर्थ को हम शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में इस प्रकार समझ सकते हैं। तो पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है और फिर मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है वो देखेंगे। फिर एक ओवरऑल हम डिसीजन पे पहुँचेंगे कि आखिर व्यक्तित्व क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में आप लिखिएगा, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी का हिंदी अर्थ है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है जिसका अर्थ है मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा। तो पहले इतना मतलब समझते हैं, फिर आगे की लाइन देखेंगे। तो जैसे व्यक्तित्व जो है इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये इसी का क्या है, हिंदी रूपांतरण है व्यक्तित्व। तो ये तो हम इजीली क्या बता सकते हैं। अब ये जो शब्द है, ये जो पर्सनालिटी शब्द है वो कहाँ से आया है? तो ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है।
तो पर्सोना जो लैटिन भाषा के एक शब्द है उससे ये निकला है, और उसका जो पर्सोना का अर्थ है वो होता है मुखौटा, जिसे हम कहते हैं नकाब, या हम कहते हैं नकली चेहरा। जैसे अब नाटक होता है तो उसमें लोग मुखौटा लगा देते हैं, तो जो पर्सोना है उसका मतलब यही है, मुखौटा हुआ तो नकाब हुआ या नकली चेहरा हुआ। हम किसी, देखिए आप अगर देखेंगे बड़े बड़े पार्टी में लोग मुखौटा लगा के जाते हैं या फिर नाटक करते हैं तब मुखौटा लगाते हैं, तो पर्सोना का तात्पर्य वही होता है। तो अब हम मुखौटे से व्यक्तित्व को समझते हैं कि क्या मतलब समझ में आता है व्यक्तित्व का। तो आगे लिखेंगे, मुखौटे के अनुरूप वेशभूषा, रंग, बोलचाल और व्यवहार व्यक्त करना व्यक्तित्व माना जाता है। यानी जिस तरह का आपका मुखौटा है, आप उसी के अनुरूप जो भी आपकी वेशभूषा रहेगी, आपका रंग रूप, आपकी बोलचाल, आपका व्यवहार जो आप व्यक्त करेंगे, यानी वो चेहरा जिसके अनुरूप आप जो है, वो मुखौटा जिसके अनुरूप आप अपनी वेशभूषाओं को, अपनी बोलचाल को, अपने व्यवहार को व्यक्त करते हैं, उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि इसकी डबल पर्सनालिटी है, कि इसका क्या क्या मतलब है। इसका एक एग्जांपल आप ये देखो, अपरिचित अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें उसके 3 अलग अलग पर्सनालिटी है, तो यानी 3 अलग अलग मुखौटा एक कह सकते हैं आप लोग। तो जिस मुखौटे के अनुरूप वो जिस तरह का व्यवहार करता है, हम कहते हैं उसका व्यवहार वैसा है, उसका व्यक्तित्व वैसा है। एक तरफ वो क्या करता है, बहुत सीधा है, बहुत शांत है, उसका जो दूसरा, यानी मैं उस मूवी की बात कर रही हूँ, तो उसमें दूसरा जो अवतार है उसमें वो बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्से वाला है, तो हम उसके व्यक्तित्व को इस आइडिया से लगाते हैं कि यार ये तो बहुत गुस्सैल पर्सनालिटी का व्यक्ति है। जब वो सीधा था, काम था बिल्कुल, तब हम कहते हैं ये तो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है, तो इसका व्यक्तित्व तो बहुत सिंपल है, साधारण है, इस तरह का व्यक्ति है। तो सिंपल भाषा में यही है कि आप जिस तरह का मुखौटा पहने हैं, यानी जिस तरह का आपका जो आपका कह सकते हैं कि नकाब है, चेहरा, मतलब जिस तरह से आप लोगों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपनी बोलचाल, अपने व्यवहार, अपनी वेशभूषा को प्रस्तुत करते हैं, आपका व्यक्तित्व उसी के अनुरूप बताया जाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया हो। अतः पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति इस दृष्टि से स्वीकार की जाती है। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। ठीक है, इस दृष्टि से स्वीकार की जाती है कि व्यक्तित्व के निर्धारण में बाह्य गुणों का विशेष योग होता है। यानी जैसा आप बाहरी तौर पे लोगों को दिखाएंगे, लोग आपके व्यक्तित्व को, उसी व्यक्तित्व को अपनाएंगे या फिर उसी व्यक्तित्व को जो है डिसाइड कर देंगे कि हाँ आपका व्यक्तित्व ऐसा ही है। यानी जो बाह्य गुण, जो आप दूसरों को अपना जो बाह्य गुण है वो जिस तरह से आप लोगों के समक्ष रखेंगे, आपका व्यक्तित्व उसी के अनुरूप होगा। तो यानी पर्सोना शब्द जो है, जो पर्सनैलिटी की उत्पत्ति हम पर्सोना शब्द से लेते हैं, उसको हम इसी अर्थ में मानते हैं कि जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के निर्धारण में बाह्य गुणों का जो है विशेष योग होता है। जैसा वो बाह्य गुण, मतलब बाह्य गुण वो शो करेगा, उसके व्यक्तित्व को हम उसी के अनुरूप समझेंगे। अगर वो गुस्सैल प्रवृत्ति अगर शो करता है, लोगों से लड़ाई झगड़े करता रहता है बाहर जाके, तो लोगों की नज़र में आपका जो व्यक्तित्व होगा वो यही होगा कि ये बहुत गुस्सैल पर्सनालिटी का व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व बहुत गुस्से वाला है, इस तरह का नेचर है, बहुत घमंडी है, गुस्सैल है, ये आप रखेंगे। लेकिन आप बहुत जाके दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हो, अच्छे से बात करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो लोग आपकी पर्सनालिटी में यही कहेंगे कि ये बहुत जो है सहयोग करने वाला नेचर इसका है, ये बहुत सीधा व्यक्ति है। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जैसा आप दिखाओगे बाहरी लोगों को, जिस तरह से आप अपना जो नेचर है, अपना जो व्यक्तित्व है दिखाओगे, लोग आपका व्यक्तित्व उसी के अनुरूप ग्रहण करेंगे। यानी जो भी आपका बाह्य गुण होगा उसी के अनुरूप आपका व्यक्तित्व डिसाइड होगा। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। मनोवैज्ञानिक अर्थ में क्या है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्तित्व की परिभाषा देने में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को ही महत्व देता है। इस अर्थ के अनुसार व्यक्ति में जितनी भी विशेषताएं या विलक्षणताएं होती हैं, उन सब का संगठित रूप ही व्यक्तित्व है। यानी मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम समझें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में व्यक्तित्व की परिभाषा में ये कहा गया है कि व्यक्तित्व जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को महत्व देता है। मतलब व्यक्तित्व जो है वो डिपेंड करता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अकॉर्डिंग। यानी आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस वंशानुक्रम से आप आते हैं, जिस वंश से आप आते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, उन सब का प्रभाव जो है वो आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है और उसी के अनुरूप आपका व्यक्तित्व सामने निकल कर आता है। इसका सीधा सीधा आप एग्जाम्पल ये देखो कि जैसे एक बच्चा ऐसा है जो कि बहुत ही गाली गलौज गुंडागर्दी वाले माहौल में रह रहा है,
तो वो भी कहीं ना कहीं वो उसी माहौल में रह के उसी चीज़ों को सीखता है। और एक बच्चा ऐसा है जहाँ पे अपने कल्चर को, भक्ति पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर माहौल उसका है तो वो भी इसी तरह का कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ऐसा ही माहौल उसका भी निकल के आता है, यानी वो भी इसी नेचर का कहीं ना कहीं सामने निकल के आता है। तो पर्सनालिटी का हम कह सकते हैं ना कि वातावरण का फ़र्क पड़ता है। और वंशानुक्रम का फ़र्क, अगर बहुत एक ऐसी फैमिली है जो गुंडागर्दी है तो वो भी हम कह सकते हैं उसके जीन में भी वो चीज़ आ जाती है। और जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, टीचर का बच्चा टीचर बनता है, तो यानी उसके वंश में, वो जीन में उसके कुछ ना कुछ इस तरह की वैल्यू होती है कि वो उसी चीज़ को धारण करता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि जो व्यक्तित्व है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, इन दोनों को ही महत्व देता है जो व्यक्तित्व होता है। अब इसके अनुरूप उन्होंने ये कहा कि अगर व्यक्ति में जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो क्या है, इन सभी का संगठित रूप है। यानी इन सभी का संगठित रूप, यानी इन विशेषताओं, जितनी भी विशेषताएं हैं उन सभी का संगठित रूप ही क्या है, व्यक्तित्व है। यानी आपके अंदर जो भी गुण है, चाहे वंशानुक्रम से इफेक्ट होके, चाहे आपके वातावरण से इफेक्ट होके, आपके अंदर जितनी भी विशेषताएं होंगी वो सभी मिला के ही आपके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगी। तो आपका व्यक्तित्व क्या है, संगठित रूप है आपकी उन सभी विशेषताओं का जो आपके अंदर है। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिक अर्थ। तो अब हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल समरी देखें तो हम क्या कहेंगे कि अतः कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावनात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है, जिसे जिंदगी और पर्यावरण कारक बदलते हैं। यानी व्यक्तित्व क्या है, एक संरचना है, एक ऐसी संरचना जो कि आपस में जुड़े हुए जो भी आपके, जैसे आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच, यानी आपकी जो दिमागी पैटर्न है, यानी आपकी जो सोच है, आपकी जो भावनात्मक पैटर्न है, यानी आपकी जो फीलिंग्स है, उन सभी को इकट्ठा करके बनता है आपका व्यक्तित्व, और जिस पर आपकी लाइफ, आपका पर्यावरण आप उस चीज़ को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने बताया, जैसे आपका नेचर क्या है, अगर आप कितने इमोशनल पर्सन हैं, आप कितने तेज दिमाग के हैं, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी भावात्मक क्षमता और आपका जो व्यवहारिक क्षमता है, उन सभी को अगर आप मिला दें तो तब जाके आपके व्यक्तित्व को हम बता सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो व्यक्तित्व क्या है, एक संरचना है जो कि इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करती है, यानी इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके हम आपके व्यक्तित्व को बताते हैं। और इस व्यक्तित्व पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का और आपके पर्यावरण का फ़र्क पड़ता है, होता है कि नहीं। अगर जिस आप पर्यावरण में रहेंगे आपका व्यक्तित्व, सिंपल सी बात है कि आपके व्यक्तित्व पर उस पर्यावरण का फ़र्क पड़ेगा। और आपकी अगर लाइफ में अगर कोई भी घटना आपके साथ हो रही है तो उसका पूरा फ़र्क आपकी नेचर पे, आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। आपका व्यक्तित्व डिपेंड करता है कि आपके साथ लाइफ में किस तरह की सिचुएशन चल रही है, कैसा हो रहा है आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो ये हमने देख लिया कि क्या होता है व्यक्तित्व। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो इतना हमने इसके अर्थ को समझ लिया। चलिए कुछ परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिभाषाओं में मैंने कुल 6 परिभाषाओं को रखा है। जैसे कुर्ट लेविन ने कहा कि व्यक्तित्व व्यवस्थाओं का गत्यात्मक योग है। वैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व दूसरों के समझने का दृष्टिकोण है। वॉटसन ने कहा हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड ने कहा व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। बोरिंग ने कहा वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। और आर.बी. कैटल ने कहा कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ठीक है, तो ये 6 परिभाषाएं हमने यहाँ आपके समक्ष रख दी हैं। अब कोई भी 2-3 याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो व्यक्तित्व मापन की 3 प्रमुख विधियाँ हैं। वैसे 3-4 विधियाँ हैं, लेकिन हम 3 प्रमुख विधियों की बात करेंगे। पहला है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरा है प्रक्षेपण विधियाँ। ठीक, चलिए अब हम तीनों विधियों को डिटेल में देखते हैं। तो आत्मनिष्ठ में लिखेंगे, यानी जो पहली विधि हमारी है आत्मनिष्ठ, तो ये विधियाँ व्यक्ति के अनुभव तथा धारणा पर निर्भर हैं। जीवन इतिहास
प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मलेखन ऐसी विधियां हैं। यानी ये जो विधि है, यानी जो आत्मनिष्ठ विधि है, वो व्यक्ति के अनुभव और उसकी धारणा पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति का क्या अनुभव रहा या उसकी धारणा, उसकी सोच क्या है, उस चीज़ पर ये विधि जो है निर्भर करती है। और इस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, यानी आत्मनिष्ठ में कौन कौन सी विधियाँ समाहित हैं, तो जीवन इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मलेखन, ये सारी जो विधियां हैं वो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि। अभी हम देखिए इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी बस मैं इन तीनों विधियों का एक समरी, मतलब एक छोटा सा आप कह सकते हो कि डिटेल बता रही हूँ कि आखिर ये तीनों विधियों में क्या फ़र्क है। तो वस्तुनिष्ठ की बात करें तो बाह्य व्यवहार का अध्ययन करने में वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित, निरीक्षण, मापन, समाज मिति तथा शारीरिक परीक्षण ऐसी ही विधियाँ हैं। निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, व्यक्तित्व परिसूची तथा परिस्थिति परीक्षण विधि इसके अंतर्गत आती हैं। तो अभी था आत्मनिष्ठ में देखा कि व्यक्ति के अनुभव और धारणा पर जो है वो विधि डिपेंड करती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ क्या है कि बाह्य व्यवहार का अध्ययन करने में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी व्यक्ति का जो बाह्य व्यवहार किस तरह का है उसको जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हम वस्तुनिष्ठ विधि का उपयोग करते हैं। और इस विधि में आप जो है देखेंगे तो निरीक्षण विधि आती है, समाज मिति विधि आती है, मानदंड मूल विधि आती है, व्यक्ति परिसूची तथा परिस्थिति परीक्षण विधि जो है इस विधि के अंतर्गत आती हैं। अब प्रक्षेपण विधि की बात करते हैं। तो यह सभी विधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय विधि है। प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व की माप परोक्ष रूप से होती है, यानी डायरेक्ट हम मतलब जो हम इसमें व्यक्तित्व का मापन करते हैं, व्यक्तित्व की माप करते हैं, वो हम डायरेक्ट नहीं करते बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापते हैं। तो ये इनडायरेक्ट रूप से ये विधि यानी प्रक्षेपण विधि द्वारा हम व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको हम इनडायरेक्ट रूप से समझते हैं, इनडायरेक्ट रूप से उसको मापते हैं। अब प्रक्षेपण विधियों का आशय क्या है, तो प्रक्षेपण विधियों का आशय है कि अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना। अर्थात प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से व्यक्ति के छिपे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जैसा व्यक्ति के मन में होता है वह बाह्य वस्तु को वैसा ही देखता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखो तो व्यक्ति के मन में बहुत सारी फीलिंग्स होती है, बहुत सारी सोच होती है, बहुत सारी संवेग यानी भावनाएं होती हैं, जो कि वो मतलब उसके अंतर मन में वो चीज़ है, यानी अचेतन मन में वो चीज़ है, लेकिन वो उस चीज़ को बता नहीं रहा है, वो चीज़ बाहर नहीं आ पा रही है। तो प्रक्षेपण विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के अंतर मन में, अचेतन मन में ये सारी जो भावनाएं, ये सारी जो संवेग और फीलिंग यानी सारी चीज़ें हैं, उसको हम किसी न किसी व्यवहार के माध्यम से बाहर निकालें, ताकि हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से पता चल पाए कि आखिर एग्जैक्ट इसका व्यक्तित्व है कैसा। जैसे बाहर वो कुछ तो भले बोल रहा है, लेकिन वो अंदर से कैसा है, वो उसके अंतर मन में चीज़ें कैसी हैं, वो हम प्रक्षेपण विधि के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रक्षेपण विधि के माध्यम से जो भी व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ होता है, छिपे हुए व्यवहार होते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। यानी जैसा व्यक्ति के मन में होता है वो मतलब इस विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि व्यक्ति के मन में जैसा चीज़ होता है वो उस चीज़ को उसी नज़र से देखता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो जैसा माइंड सेट का होता है वो सामने वाले को उसी नज़र से देखता है। अगर उसकी सोच ही गंदी है तो वो सामने वालों को ही गंदा बोलेगा, लेकिन अगर वो खुद साफ है व्यक्ति तो वो सामने वाले को भी साफ दृष्टि से देखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। यानी आप देखिए प्रक्षेपी विधि में साधारणतया व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी बातों को उन स्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सके। यानी अभी मैंने कहा ना कि कुछ हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो यानी कुछ इसमें हम जो व्यक्ति होता है उसके सम्मुख हम कुछ उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत कर देते हैं ताकि वो मतलब ऐसा हम उसे चांस देते हैं, ऐसा अवसर देते हैं कि अगर उस व्यक्ति के मन में कोई भी बात है या कोई भी उसके अंदर मन में कोई भी भावना या संवेग है तो वो क्या करे, उस चीज़ को प्रकट कर सके। तो इसमें हम यही करते हैं कि व्यक्ति के मतलब जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो भी उसके अंतर मन में चीज़ें हैं वो उस चीज़ को प्रकट कर पाए।
तो अब इस विधि में देखिए कौन कौन सी विधियाँ सम्मिलित होती हैं। आई होप कि प्रक्षेपण विधि आपने समझ लिया कि क्या है। तो मतलब हम डायरेक्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं समझते, इसमें हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि व्यक्ति के मन में कुछ जो भी चीज़ें चलती हैं, जो भी उसकी फीलिंग, उसकी संवेग है, जो भी उसके अंतर मन में चीज़ें दबी हुई हैं, वो हम उस चीज़ को बाहर निकाल पाएँ कुछ इस तरह की एक्टिविटी का उपयोग करके, ताकि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छे से भली भांति समझ पाएँ। ठीक है। अब इस विधि में जो प्रमुख विधि है वो कौन कौन सा है, तो रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति परीक्षण। तो ये सारी जो विधियां हैं वो इस विधि के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अब हम सारी जो विधियां हैं, अब हम उसके अंतर्गत जो मेन विधियां हैं उसको देखेंगे। ठीक है। जो मेन विधि है हम उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्तित्व मापन की विधियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। पहला था आत्मनिष्ठ विधि, तो इसके अंतर्गत जो विधियाँ थी अब हम उसको देखेंगे कि ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत पहली जो विधि थी साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार का मतलब क्या, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का आइडिया आप लगा सकते हो। तो इंटरव्यू क्या होता है, जैसे इंटरव्यू का मतलब आपने मूवी में भी देखा होगा, या फिर अगर आपने जनरल लाइफ में अपने फेस किया होगा तो और भी अच्छी बात है। तो इंटरव्यू का मतलब कि आप कहीं जो है किसी जॉब के लिए अप्लाई किए, तो आपका इंटरव्यू होता है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो, सामने जो बैच होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, यानी जो विशेषज्ञ होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उसके हिसाब से वो एक आइडिया लगा देते हैं आपका व्यक्तित्व इस तरह का है। तो साक्षात्कार विधि यही है। तो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ आमने सामने होने वाली बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब साक्षात्कार विधि के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यानी जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाले होते हैं विशेषज्ञ, वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, वो जो आप उत्तर देंगे उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है फिर उसको उन प्रश्नों के आधार पर आपके व्यक्तित्व का आइडिया लगा लिया जाता है, आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है साक्षात्कार विधि के द्वारा। अब इस विधि का एक दोष है कि इस विधि का दोष यह है कि इसमें समय अधिक प्रयोग होता है। क्योंकि अगर आपके बारे में कोई जानना चाहता है तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, तभी आपके व्यक्तित्व को वो भली भांति समझ पाएगा। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। ठीक, चलिए, तो ये पहली विधि आपने देख ली। तो कैसी लग रही है वीडियो ज़रूर बताइएगा। आसान शब्दों में मैंने कोशिश की है प्रोवाइड कराने की, तो क्या आपको वाकई में आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए, दूसरी जो है आत्मकथा विधि। तो आत्मकथा का मतलब अपनी कथा, ये आत्म का मतलब क्या होता है, अपना होता है, तो अपनी कथा विधि है ये। तो अपनी कथा का मतलब इसमें हम खुद अपनी कहानी लिखते हैं, अपनी कथा लिखते हैं। तो आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन कथा लिखता है तथा दूसरे व्यक्ति उस आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। बहुत सिंपल है, यानी इसमें व्यक्ति जो है, यानी जो भी जिस व्यक्ति का आपको व्यक्तित्व जानना है, तो क्या करें आप कि जो व्यक्ति होता है जिसके व्यक्तित्व को जानना है, वो अपनी आत्मकथा में अपने स्वयं की जो जीवन कथा है होती है उसको वो लिखता है। यानी उसको ये कहा जाता है कि आप अपने बारे में लिखिए। तो वो अपने बारे में, अपनी जीवन कथा के बारे में लिखता है, और बाकी जो दूसरे व्यक्ति हैं वो, यानी जो दूसरे लोग हैं, उसकी आत्मकथा को पढ़ के उसके व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन करते हैं कि इसकी जीवन कथा, इसकी आत्मकथा से हमें पढ़ के ये लगा कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह का है, कि वो गुस्सैल है, कि वो जो है बहुत नेक बंदा है, बहुत सहयोग करने वाला है, कि बहुत शांत रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है। मतलब ये जो व्यक्तित्व की बात होती है वो हम उसकी आत्मकथा को पढ़ के जानते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है, अपनी जीवन कथा लिखता है, और दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, उसको उसकी आत्मकथा के अकॉर्डिंग फिर उसके व्यक्तित्व का वो मूल्यांकन करते हैं। अब इस विधि का दोष क्या है, कि इस विधि का दोष यह है कि आत्मकथा में व्यक्ति असत्य बातें भी लिख देता है और गुणों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है, जिससे व्यक्तित्व का सही से मूल्यांकन नहीं हो पाता। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये करो कि जैसे मैं अपनी आत्मकथा लिख रही हूँ, तो क्या मैं अपने बारे में कुछ गलत लिखूँगी? बिल्कुल नहीं लिखूँगी ना। मैं अपने बारे में कुछ गलत नहीं लिखूँगी, या फिर जो एग्जैक्ट हमारे में कमी है वो मैं नहीं लिखूँगी, और जो मेरी क्वालिटी है उसको मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊँगी। तो अगर आप मेरी आत्मकथा पढ़ोगे तो क्या आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हो कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है? नहीं बता सकते, क्योंकि आप तो वही बताओगे ना जो मैंने लिखा है, उसी के अनुरूप पढ़ के ही आप बताओगे। तो
जो सही हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें वो कहीं ना कहीं अपनी जो व्यक्ति है अपनी जो कमियां हैं उसको छुपा लेता है और अपने गुणों को बढ़ा चढ़ा देता है। चलिए, तीसरी विधि है प्रश्नावली विधि। तो इस विधि के माध्यम से कुछ प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है। उस सूची को व्यक्तियों में बांटकर उनसे प्रश्नों के उत्तर मांगे जाते हैं। फिर उन उत्तरों का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यानी इसमें क्या है, अब प्रश्नावली यानी इसमें एक जो प्रश्न है, प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है। जैसे बहुत सारे प्रश्न, आपको 10 प्रश्न दे दिए गए। अब सभी व्यक्ति यानी जितने क्लास में बच्चे हैं, अब सभी को वो जो है प्रश्नों की जो सूची है उसको सबको दे दिया गया और आपको बताना है हाँ या नहीं, जैसे भी एक शब्द में। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन जो आपकी यानी जो आपके प्रश्न हैं, जो सूची है उसके आंसर आप देते हैं और फिर आपके जो उत्तर दिए जाते यानी जो आप उत्तर दे देते हो उन उत्तरों का जो है विश्लेषण किया जाता है। फिर आपके व्यक्तित्व का फिर मूल्यांकन किया जाता है कि आपके उत्तर के हिसाब से आपका व्यक्तित्व इस तरह का है। ठीक, तो ये होता है प्रश्नावली विधि। अब बारी आती है चौथी, व्यक्ति इतिहास विधि। तो इस विधि में व्यक्ति की पिछली जिंदगी के तथ्यों को रिकॉर्ड करते हैं तथा इस विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी तथ्यों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करते हैं। इस विधि में व्यक्ति के बाद उनके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि से व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है। अब व्यक्ति इतिहास, तो इतिहास का मतलब उसकी पुरानी जिंदगी से तात्पर्य है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो पिछली जिंदगी है हम उसके तथ्यों को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसके तथ्यों को इकट्ठा करके रखते हैं और उसके माध्यम से हम उस व्यक्ति को जो हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है हम उसका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पे हम बताते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अब हम व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानना है तो आप कैसे जानेंगे? लोगों से पूछ के ना। तो कौन से लोगों से आप पूछ के व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति की पिछली ज़िंदगी के बारे में जानेंगे? तो व्यक्ति, एक तो हम व्यक्ति से खुद पूछेंगे कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी में आपने क्या किया, आपका कैसा नेचर था, सब कुछ। तो उसके अलावा कि अब वो कितना सही बोल रहा है, कितना सही नहीं बोल रहा है, ये तो हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उससे जुड़े लोगों से भी हम उसके बारे में पता करते हैं, उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पता करते हैं। तो उससे जुड़े लोग कौन कौन हैं? उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं। तो उन सभी लोगों से हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उन तथ्यों को रिकॉर्ड करते हैं और उसका विश्लेषण करके फिर हम व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। तो आई होप कि आपको ये चारों विधियाँ बहुत आसान लगी होंगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। अब बात करते हैं बी, जो है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। तो अब हम वस्तुनिष्ठ विधि में देखेंगे, ये विधियाँ निम्नलिखित है। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख विधियाँ हैं तो वो देखते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विधि में आता है, पहला निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण का मतलब क्या? जैसे हम अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो जैसे आप विद्यालय में हैं, तो विद्यालय में अगर बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों के अगर व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो टीचर क्या करता है, निरीक्षण विधि का उपयोग कर सकता है। वो बस बच्चों से कुछ पूछे ना, बच्चों को कुछ बताए ना, बस उसको देखे, उसके चीज़ों को समझे, उसके व्यवहार को समझे, फिर उसके बाद फिर वो अपना एक रिजल्ट देता है कि हाँ, इस बच्चे का व्यक्तित्व ऐसा है। तो निरीक्षण विधि यही है। तो निरीक्षण विधि द्वारा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस विधि में परीक्षणकर्ता विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यह परीक्षण करते समय व्यक्ति को पूर्णतः अनभिज्ञ रखा जाता है। तो यानी इसमें क्या है, पहले तो निरीक्षण जो विधि है इसका टाइम लिमिट नहीं है, ये जो है चलती रहती है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप जब तक चाहो उसका निरीक्षण करते रहो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब निरीक्षण करने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि व्यक्ति को केवल एक ही सिचुएशन में रख दिया और एक ही सिचुएशन में आपने बता दिया कि हाँ, इसका नेचर ऐसा है। जैसे इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में जो है, मतलब ये देखा जाता है कि चलो अच्छा, व्यक्ति को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए और फिर उसके बाद उसे कुछ बताया नहीं जाए, केवल उसका निरीक्षण किया जाए कि वो उस काम को किस तरह से कर रहा है। फिर ये देखा जाए कि जो है परीक्षा होने वाली है उस बच्चे की, जैसे मान लेते हैं परीक्षा होने वाली है, तो वो उस टाइम किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो फिर मतलब अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में हम व्यक्ति के व्यवहार का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अध्ययन करते हैं। और हम उस व्यक्ति को बताते भी नहीं है कि आपका जो है निरीक्षण यानी अवलोकन हो रहा है। यानी इसमें जो व्यक्ति है वो कैसा रहता है, अनभिज्ञ रहता है, अज्ञान रहता है। तो इस तरह की विधि को अपनाकर भी हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है।
वो हर सिचुएशन में किस तरह का व्यवहार करता है, इसके अनुरूप ही हम उसके व्यक्तित्व के बारे में बता पाएंगे। अब इस विधि का एक दोष भी है। तो दोष क्या है कि थोड़े समय के निरीक्षण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन सही से नहीं हो सकता। यानी अगर आप ये कहो कि आप एक दिन ही निरीक्षण करके किसी व्यक्ति के बारे में बता दो, तो वो आप उसका एग्जैक्ट मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, उसके व्यक्तित्व का एग्जैक्ट मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल एक दिन में आप व्यक्ति के नेचर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। तो ये इसका एक दोष है। चलिए, दूसरा है समाज मिति विधि। तो इस विधि द्वारा व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है या सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी व्यक्ति जो है समाज में रह के किस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो उसके अनुरूप हम बताते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है। तो ये मेनली जो सामाजिक गुण, मतलब इसके अंतर्गत हम व्यक्ति के सामाजिक गुणों का यानी सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं और फिर उसके अनुरूप हम उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। तीसरा है मानदंड मूल्यांकन विधि। तो इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्य कुशलता का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। उसके गुण को 5 या अधिक कोटियों में विभाजित करके मतदाताओं से उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। यानी अब मानदंड मूल्यांकन विधि क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, हम उस व्यक्ति के जो भी विशेष गुण है या फिर उसकी जो कार्य कुशलता है, किसी चीज़ को करने की जो कैपेसिटी है, जो कुशलता है या हुनर है, हम उसका मूल्यांकन उसके साथ रहने यानी उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाते हैं। यानी व्यक्ति से नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या विशेष गुण है, मतलब तुम कितना अच्छा हो, तुम कितने मतलब सही हो, कितने हुनरबाज हो, हम उससे नहीं पूछते, बल्कि उसके साथ जो लोग रहते हैं यानी उसके संपर्क में जो लोग रहते हैं, हम उसके जो गुण या कुशलता है उसका मूल्यांकन हम उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाते हैं। अब उस व्यक्ति इसमें करते क्या है कि व्यक्ति का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, हम उसके गुण को 5 या फिर उससे अधिक भागों में आप विभाजित करते हैं और फिर जो मतदाताओं से यानी जो हम उसके संपर्क में रहने वाले लोग हैं वो मतदाता का काम करते हैं, ठीक है। उन मतदाताओं से हम उस संबंध में अपने विचार रखने का अनुरोध करते हैं, यानी विचार व्यक्त करने का अनुरोध करते हैं कि आप बताइए कि जैसे हमने उस गुण को 5 भागों में बांट दिया, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि वो किस गुण का है, यानी उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, इन 5 गुणों में से उसमें कौन सा गुण जो है पाया जाता है। तो वो अपने अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं और फिर जो उनका रिजल्ट आता है, मतलब हम ये देखते हैं कि हाँ इस कोटि यानी इस गुण पर ज़्यादा लोगों के मत प्राप्त होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हाँ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कुछ इस तरह का है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर मुझे अपना व्यक्तित्व को बताना है तो हम ये कहते हैं कि जो है ये मतलब सच बोलने वाली है, ये झूठ बोलने वाली है, ये बेईमान है, ये आलसी है, या ये बहुत कर्मठी है। ये 5 गुण हमने रख दिए। अब मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे घर वाले, आप जो है उनसे ये 5 गुण को आप दीजिए और बताइए कि आपके हिसाब मतलब उन लोगों के हिसाब से उन्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर जो है कौन सा गुण पाया जाता है। तो सब अपने अपने विचार बताएंगे। फिर लास्ट में हम सबका रिजल्ट देखते हैं और जिस कोटि पर यानी जिस गुण पर सबसे ज़्यादा मत आते हैं, हम ये कहते हैं कि व्यक्ति का नेचर क्या है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व क्या है वो उसी के अनुरूप है। चुनाव में जैसे आप देखते हो कि किसको पीएम बनना चाहिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो हम उसमें किसी एक को वोट देते हैं। सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने अनुसार मत देते हैं। तो फिर फाइनल में जिसको ज़्यादा मत मिलता है हम कहते हैं ये पीएम होगा। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मानदंड मूल्यांकन विधि। चलिए, चौथा है परिस्थिति परीक्षण विधि। तो परिस्थिति परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उनकी विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में वास्तविक परिस्थिति परीक्षण तैयार किए जाते हैं। मतलब अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को रखते हैं, एक सिचुएशन में हम व्यक्ति को रखते हैं कि इस सिचुएशन में व्यक्ति किस तरह का काम करेगा। जैसे एक टेंस्ड वाला माहौल दे दिए, फिर हमने उस व्यक्ति को उस मतलब एक बहुत ही टेंस्ड माहौल में रखा और देखा कि वो उसमें किस तरह का व्यवहार कर रहा है। क्या वो बहुत जल्दी हाइपर हो जा रहा है या बहुत कामली चीज़ों को हैंडल कर रहा है। मतलब हम उसके व्यक्तित्व को हम एक विशेष परिस्थिति में रखकर हम उसकी विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं। फिर उसके अनुरूप हम रिजल्ट बताते हैं कि हाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है।
इसमें खास बात यह है कि जो परिस्थिति हम तैयार करते हैं, जो परिस्थिति में हम व्यक्ति को रखते हैं, वो कहीं न कहीं वो कृत्रिम परिस्थिति हम बना के रखते हैं, लेकिन वो परिस्थिति, जो कृत्रिम परिस्थिति हम बनाते हैं, वो वास्तविक परिस्थिति जैसा होना चाहिए। मतलब वो जो परिस्थिति हम तैयार करते हैं, वो वास्तविक परिस्थिति परीक्षण हम तैयार करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो वाकई रियल लाइफ में होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परिस्थिति परीक्षण विधि। अब बारी आती है पांचवा, व्यक्तिगत परिसूची विधि। तो इस विधि को स्वमूल्यांकन विधि भी कहते हैं या प्रश्नावली विधि से मिलती जुलती है। इस विधि में प्रश्न केवल व्यक्ति विशेष से ही संबंधित होते हैं। इस विधि में व्यक्ति उनके उत्तर हाँ या ना में देकर परीक्षणकर्ता के समक्ष स्वयं अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। मतलब ये विधि बिल्कुल जैसे प्रश्नावली विधि थी, उसमें प्रश्न होते थे, फिर प्रश्नों को जो है उत्तर देते थे, उन उत्तरों के हिसाब से हम बताते थे कि हाँ इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। तो ये भी उसी तरह का है, लेकिन ये क्या है, ये स्वमूल्यांकन विधि है। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो उस व्यक्ति विशेष से ही जुड़े होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी और चीज़ के बारे में जानने लगे, वो जो प्रश्न होंगे वो केवल उस व्यक्ति विशेष से ही संबंधित होंगे। अब इसमें क्या करता है व्यक्ति कि उन प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उसे वो हाँ या ना में देता है और परीक्षणकर्ता के समक्ष अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। परीक्षणकर्ता फिर बताता है कि हाँ आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का है। मतलब इसमें व्यक्ति खुद अपने जो उससे रिलेटेड प्रश्न है उसके उत्तर देता है और परीक्षणकर्ता जो है परीक्षणकर्ता के समक्ष जो है कहीं ना कहीं अपना स्वयं अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करता है कि हाँ मैं इस व्यक्तित्व का इंसान हूँ या इस व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ। अब इसमें दोष क्या है कि इस विधि में सभी प्रश्नों के उत्तर पाना कठिन है, क्योंकि व्यक्ति अपने दोषों व कमियों को छुपा लेता है। जब किसी से खुद पूछा जाएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी, मतलब आपका ये मतलब आप इस सिचुएशन में कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, तो क्या आप कभी अपनी कमियां बताओगे, अपनी दोस्त को बताओगे? नहीं बताओगे ना। तो दोस्त इसका यही है कि इसमें सही उत्तर नहीं मिल पाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने दोस्त या अपनी कमियों को छुपा लेता है। तो ये आपका वस्तुनिष्ठ विधि का सारे विधि पूरे हो गए। अब हमारी लास्ट आती है प्रक्षेपण विधि, जो सबसे प्रमुख विधि में से है। तो इस विधि की प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। तो इसमें हम मेनली दो प्रमुख विधियों को देखेंगे प्रक्षेपण विधि की। रोर्सा का पहला जो है रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण। तो इसको देखिएगा, ये बहुत आसान है, लोगों को देखने में कठिन लगता है बट ये बहुत आसान है। समझ के आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह है ये विधि। तो प्रक्षेपण परीक्षण की सबसे प्रचलित एवं प्रमुख विधि रोर्सा परीक्षण है। इसका प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हर्मन रोर्सा ने सन 1921 में किया। तो किन्होंने इसका प्रतिपादन किया? हर्मन रोर्सा ने। कब किया? 1921 में। और ये सबसे प्रचलित विधि प्रक्षेपण परीक्षण की कौन सी है? रोर्सा परीक्षण है। अब यह परीक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे ना इस परीक्षण को करने का। तो जब आप कोई काम करने जाते हो तो उसके लिए पहले आप कुछ प्री प्लान सारी चीज़ें करते हो ना। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि परीक्षण की सामग्री क्या क्या यूज होगी। तो पहला जो हमने रखा है ए, परीक्षण सामग्री। पहले हम बताएंगे कि परीक्षण सामग्री क्या क्या है। तो इस परीक्षण में 10 कार्ड पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। ठीक है, 10 कार्ड होते हैं जिस पर क्या होता है, स्याही के धब्बे होते हैं। अब इन 10 कार्डों में से जो 10 कार्ड स्याही के धब्बों वाले हैं, उन 10 कार्डों में से 5 कार्ड बिल्कुल काले धब्बे वाले होंगे, मतलब जिसपे केवल काले धब्बे होंगे। 2 कार्ड काले और लाल रंग के स्याही के धब्बों वाले होंगे, मतलब काली स्याही और लाल स्याही जो होती है उस रंग के धब्बे होंगे, केवल काले और लाल स्याही के धब्बों वाले। 3 कार्ड ऐसे होंगे जो अनेक रंग के स्याही के धब्बे होंगे, मतलब इस पर कई रंग के स्याही के धब्बे आपको मिल जाएंगे। तो हो गया ना टोटल 10 कार्ड। तो यहाँ पे आप चाहें तो कुछ इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। 5 ऊपर के 5 आप देखें तो बिल्कुल काले स्याही के धब्बे हैं, मतलब वो स्याही के धब्बे किसी भी रूप में आ सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही बना दिया स्याही के धब्बों में। और आप नीचे देखोगे तो 2 कार्ड जो लेफ्ट के 2 कार्ड हैं उस पर लाल और काले स्याही के धब्बे मैंने बनाए हैं, और बाकी के जो 3 कार्ड हैं उसमें मैंने 3 कलर यूज किया है, लाल, काला और नीला। वैसे ये कई रंग के हो सकते हैं लेकिन मोस्टली हम ये 3 कलर यूज कर सकते हैं या मतलब करते हैं। आप एग्जाम में चाहे तो आप 2 चीज़, जैसे अगर आप ये बनाना चाहते हैं क्योंकि लाल यूज नहीं होता है तो आप काली स्केच जो स्केच आती है वो यूज करिएगा, कोई काला पेन यूज करिएगा, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है ना। तो और एक नीला पेन आप यूज कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं और लिख दीजिएगा 3 कार्ड कई रंग के। तो ये आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से फिगर जरूर बनाइएगा, इससे तो थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आपने देख लिया परीक्षण की सामग्री क्या थी। अब हम परीक्षण का आयोजन देखते हैं। तो यह परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किसी भी आयु वर्ग पर प्रयोग किया जा सकता है। विशेषकर यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के काम में लिया जाता है। मतलब इसका जो आयोजन है, वैसे तो हम किसी आयु वर्ग पे इसको कर सकते हैं अप्लाई, इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है ये 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो बच्चे बच्चियाँ होती हैं, मतलब बालक बालिकाएँ होती हैं, उनके काम में हम इसको लेते हैं। अब अनुक्रियाओं का विश्लेषण, यानी अब हम अनुक्रियाओं का विश्लेषण देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो इस परीक्षण में प्रत्येक कार्ड, मतलब क्या हम करते हैं इस परीक्षण को करते समय, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो इस परीक्षण में प्रत्येक कार्ड एक एक करके उस व्यक्ति को दिखा दिया जाता है जिसका व्यक्तित्व मापन किया जाता है। व्यक्ति कार्ड को जैसे चाहे घुमा फिरा सकता है और उसे उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, या धब्बे का कोई अंश या पूरा भाग उसे किसी चीज़ के समान दिखाई पड़ रहा है, तो ये उसे मतलब बताना पड़ता है। मतलब जैसे आपको अगर कोई कार्ड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप चाहे उस कार्ड को कैसे भी घुमा फिरा लीजिए, या फिर आप चाहे तो कार्ड में कहें कि नहीं, कार्ड में आपको धब्बे का ये वाला जो अंश है वो आपको किस चीज़ के समान दिखाई दे रहा है, आप ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि नहीं, पूरा जो धब्बे का पूरा भाग है वो आपको किसी चीज़ के समान दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं। ठीक है, ये आपको मतलब ये व्यक्ति से पूछा जाता है उस कार्ड को दिखाने के बाद, तो व्यक्ति क्या करता है, बताता है कि हाँ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, मुझे धब्बे का ये वाला चीज़, ये वाला जो भाग है ये हमको इस चीज़ के समान दिखाई दे रहा है। तो इसको आप ना ऐसे समझो, आप अगर देखो तो सावन के महीने में देखो बादल आपको आसमान में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो किसी को बादल में आपको एक छोटा सा पोर्शन हम कहते हैं यार ये बॉल लग रहा है, कोई कहता है मुझे ये हाथी लग रहा है, कोई कहता है मुझे ये इंसान लग रहा है, कोई कहता है नहीं बादल का ये वाला पोर्शन जो है वो किसी पक्षी की तरह लग रहा है, कोई कहता है नहीं पूरा बादल मिला के कोई किसी देश का मैप लग रहा है। बता सकते हो ना, आप लोग ऐसे करते हो, बचपन में काफ़ी किया है हमने। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पे स्याही के जो धब्बे हैं उसको देख के बतानी होती है। तो फिर आगे क्या है कि जब व्यक्ति बता देता है तो व्यक्ति द्वारा दिए गए अनुक्रियाओं को लिखा जाता है और बाद में उसका विश्लेषण कुछ खास अक्षर संकेतों के सहारे निम्नलिखित 4 भागों में बांटकर किया जाता है। यानी जब व्यक्ति बता देता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, तो उसकी जो अनुक्रिया है, यानी जो रिस्पांस वो दे रहा है उसको लिख लिया जाता है और बाद में क्या किया जाता है कि कुछ खास अक्षर संकेत होते हैं, हम उसके सहारे से जो भी वो चीज़ें बताते हैं उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। यानी जो उसका जो विश्लेषण है, यानी जो वो अनुक्रिया कर रहा है, जो वो चीज़ों को बता रहा है, हम उसको कुछ खास अक्षर संकेतों के सहारे 4 भागों में उसको बांटते हैं। अब वो 4 भाग कौन कौन है? तो पहला है स्थान निरूपण, यानी स्थिति, यानी उस स्याही के धब्बों को वो क्या बताना चाह रहा है, तो उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्थिति। तो इस श्रेणी में इस बात का निर्णय किया जाता है कि व्यक्ति की अनुक्रिया का संबंध स्याही के पूरे धब्बे से है या उसके कुछ अंश से है। अभिक्रिया पूरे अक्षर के लिए अनुक्रिया पूरे अक्षर के लिए W से अंकित करते हैं, बड़े धब्बे या सामान्य अंश के लिए D तथा छोटे धब्बे के लिए DD यानी कैपिटल D और स्मॉल d का प्रयोग किया जाता है। उजले या सफ़ेद स्थानों के लिए अनुक्रिया करने पर S का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो स्याही के धब्बे हैं, अगर जो व्यक्ति है उसको हमने कार्ड दिखाया, अगर वो जो स्याही का धब्बा है, अगर वो पूरे स्याही के धब्बे को देख के अगर कुछ अनुक्रिया कर रहा है, यानी पूरे अक्षर के लिए हम W का उपयोग करते हैं। अगर यानी वो पूरे स्याही का जो पूरा धब्बा है उसके लिए अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो पूरे अक्षर के लिए हम W से अंकित करते हैं। अगर वो स्याही के बड़े धब्बे या सामान्य अंश के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, तो हम उस, क्योंकि ये स्थिति को बता रहा है कि स्याही के कितने धब्बे को, मतलब स्याही के कितने भाग को लेके वो रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, मतलब स्याही की स्थिति को, कौन सी स्थिति के बारे में वो अनुक्रिया कर रहा है। तो अगर वो पूरी मतलब अनुक्रिया अगर पूरे स्याही के धब्बों के लिए कर रहा है तो W, अगर वो बड़े धब्बे या समान अंश के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है तो D, अगर छोटे धब्बे के लिए वो कुछ अनुक्रिया कर रहा है तो DD। कहाँ प्रयोग करेंगे? अगर वो जो जैसे अब हमने स्याही के धब्बे उस कार्ड पे रखे तो कहीं कहीं पर कुछ भाग बच जाता है, यानी सफ़ेद भाग रह जाएगा, उजला भाग रह जाएगा। स्याही के धब्बे तो ब्लैक एंड वाइट होंगे ना, तो जो सफ़ेद या उजले स्थान होते हैं अगर वो उसके लिए कुछ कह रहे नहीं, ये उजला भाग, स्याही के धब्बों को वो नहीं बता रहा है, वो स्याही के धब्बों के बीच में अगर कहीं उजला भाग बच रहा है तो उसको देख के वो कुछ अनुक्रिया कर रहा है कि ये उजला भाग मुझे इस तरह की मतलब ऐसा दिख रहा है। तो अगर वो उजले भाग के लिए अनुक्रिया करेगा तो उसे हम
एस संकेत का प्रयोग, उसके लिए हम एस संकेत का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया स्थान निरूपण यानी स्थिति की बात, यानी धब्बों के लिए व्यक्ति अगर धब्बों की स्थिति से संबंधित कुछ अनुक्रिया कर रहा है तो उसके लिए क्या अक्षर उपयुक्त होंगे वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब निर्धारक, तो इस श्रेणी में इस बात का निर्णय किया जाता है कि धब्बे के कौन से गुण के कारण व्यक्ति अमुक अनुक्रिया करता है। जैसे कि माना व्यक्ति किसी धब्बे में चमगादड़ होने की अनुक्रिया करता है, मतलब अब बात हो रही है कि अगर धब्बा दिखाई दे रहा है तो धब्बे में कौन से गुण के कारण व्यक्ति जो है रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। जैसे अगर व्यक्ति को धब्बे में कोई चमगादड़ दिखाई दे रहा है, व्यक्ति कहे नहीं मुझे साइकिल दिखाई दे रही है, तो कोई उसके गुण के अनुरूप अगर वो प्रतिक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, तो वो निर्धारक के तौर पे हम उसे लेते हैं। तो अगर इस श्रेणी में लगभग 24 अक्षर संकेतों का प्रतिपादन किया जाता है या किया गया है, यानी हम 24 अक्षर संकेतों के माध्यम से निर्धारक यानी निर्णय ले पाते हैं कि व्यक्ति को धब्बे में कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अनुक्रिया कर रहा है। तो कौन कौन से 24 अक्षरों में, जैसे सारे 24 अक्षर तो आप नहीं बताएंगे, जो मेजर अक्षर हैं हम उसके लिए बताते हैं। तो आकार के लिए एफ, यानी अगर व्यक्ति जो है उस धब्बों में अगर किसी चीज़ के आकार के लिए प्रतिक्रिया कर रहा है, क्योंकि अब गुण की बात हो रही है तो गुण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, रंग, आकार, गति वगैरह, यही तो आते हैं गुण। गुण का मतलब क्या, क्वालिटी क्या है उसकी, किस चीज़ का गुण है उसमें। रंग के हिसाब से आप उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आकार को लेके अगर आप बता रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से संकेत यूज होते हैं। तो आकार के लिए कैपिटल एफ, रंग के लिए कैपिटल सी, मानव गति के लिए कैपिटल एम, पशु गति के लिए एफ मतलब कैपिटल एफ और कैपिटल एम, तथा निर्जीव गति अनुक्रिया के लिए स्मॉल एम आदि। यानी ये सारे हम अक्षर संकेत उपयोग करते हैं। जो इंपॉर्टेंट थे केवल आपको वही लिखना है, 24 के 24 नहीं लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बारी आती है विषय वस्तु, यानी अब जो व्यक्ति देख रहा है उसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, मतलब वो क्या देख रहा है एग्जैक्ट, मतलब वो मनुष्य देख रहा है कि पशु को देख रहा है कि मानव के, जैसे कहते हैं हाथ दिख रहा है, मुझे पैर दिख रहा है, तो इस तरह से मुझे आँख दिख रही है, तो वो चीज़ें। यानी अब विषय वस्तु क्या है, मतलब जो स्याही के डब्बे उसे दिखाए गए, जो कार्ड दिखाए गए, तो उसमें उस जो स्याही के डब्बों वाले कार्ड थे उसमें उसे दिख क्या रहा है, मेन सब्जेक्ट यानी विषय वस्तु क्या है उस धब्बों की। तो इस स्टडी में यह देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रिया की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यानी वो किस चीज़ से संबंधित चीज़ों मतलब आकृति देख रहा है धब्बों की। तो विषय वस्तु मनुष्य होने पर कैपिटल एच, पशु होने पर कैपिटल ए, मानव के किसी अंग का विवरण होने पर कैपिटल एच और स्मॉल डी, तथा पशु के लिए किसी अंग का विवरण होने पर कैपिटल ए स्मॉल डी, आग के लिए कैपिटल एफ आई स्मॉल आई, यौन के लिए एस मतलब कैपिटल एस और स्मॉल एक्स, तथा घरेलू वस्तुओं के लिए कैपिटल एच और स्मॉल एच का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी सिंबल हम प्रयोग करते हैं अगर विषय वस्तु हमारी ये रहती है। चौथा है मौलिकता। तो पहले से घोषित या प्रचलित अनुक्रियाओं को व्यक्त करने पर कैपिटल पी तथा अनुक्रियाओं के संगठन के लिए कैपिटल जेड संकेत का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर पहले से कोई अनुक्रिया चली आ रही है कि हाँ ये दिखाने पर लोग यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो अगर पहले से घोषित है और आप भी वही चीज़ बताते हो तो वो व्यक्त करने पर कैपिटल पी का प्रयोग करते हैं। और अगर सभी लोग सेम अनुक्रिया कर रहे हैं यानी अनुक्रियाओं का संगठन के लिए हम कैपिटल जेड संकेत का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि क्या जो चीज़ें हैं मतलब क्या प्रतिक्रिया लोग देते हैं स्याही के धब्बों से लेके, तो वो हमने यहाँ पे जान लिया कि क्या होने पर क्या सिंबल यूज किया जाता है। तो अब ये तो सारी मतलब आप कह सकते हो प्लानिंग है कि मतलब हमको विश्लेषण करना है चीज़ों के बारे में, अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, तो सब उसके पहले हम उस चीज़ को डिवाइड कर दिए कि क्या होने पर लोग क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो वो हमने जान लिया, तभी जाके हम बता पाएंगे ना कि हाँ इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। तो चौथा जो लास्ट हमारा डी पॉइंट रहेगा, रोडसा परीक्षण पर दी गई अनुक्रियाओं का विश्लेषण, यानी अब हम जो अनुक्रिया उन्होंने किया है, जो अक्षर उनकी अनुक्रियाओं से संबंधित हमने जो अक्षर नोट किए हैं, फिर अब हम उसके विश्लेषण के आधार पर ये बताते हैं कि अब जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो किस नेचर का है। ठीक, तो डब्ल्यू अनुक्रिया जब व्यक्ति करता है तो हम कहते हैं कि वो तीव्र बुद्धि तथा अमूर्त चिंतन का बोध है।
मतलब डब्ल्यू अनुक्रिया करने पर क्या हमें बोध होता है कि व्यक्ति क्या है, तीव्र बुद्धि और अमूर्त चिंतन का व्यक्ति है। तो केवल मैं यहाँ पे एक एक लाइन में यही बताऊंगी कि हमें किस चीज़ का बोध होता है कौन से अनुक्रिया करने पर। तो डब्ल्यू अनुक्रिया पर तीव्र बुद्धि तथा अमूर्त चिंतन का बोध। अगर व्यक्ति डी अनुक्रिया कर रहा है तो स्पष्ट रूप से देखने व समझने की क्षमता का बोध। अगर व्यक्ति डी अनुक्रिया कर रहा है तो चिंतन में स्पष्टता का बोध। व्यक्ति एस अनुक्रिया किया है तो नकारात्मक प्रवृत्ति तथा आत्महठ धर्मी का बोध। अगर एफ अनुक्रिया करता है तो चिंतन के समय एकाग्रता का बोध। ए अनुक्रिया करता है तो बौद्धिक संकीर्णन तथा सांवेगिक असंतुलन का बोध। पी अनुक्रिया करता है तो रूढ़िगत चिंतन तथा सृजनात्मकता का बोध। जेड अनुक्रिया करता है तो उच्च बुद्धि, सृजनात्मकता तथा निपुणता का बोध। तो ये सारे अनुक्रिया करने पर हम ये बता पाते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है, अमूर्त चिंतन का है, कि नकारात्मक प्रवृत्ति का है, हठधर्मी प्रवृत्ति का है, एकाग्रता उसके अंतर्गत है, कि सृजनात्मकता उसके अंदर है, किसी चीज़ में वो उच्च बुद्धि का है कि निपुण है। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी जो भी हम स्याही के धब्बों को देख के अनुक्रिया करते हैं, फिर हम उसी के अनुरूप ये बताते हैं कि वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा। तो ये रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण खत्म हो गया। तो प्रक्षेपण विधि की एक और विधि हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे। तो प्रक्षेपण विधि की दूसरी विधि है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इस विधि के जन्मदाता मोर्गन व मूरे थे। यह परीक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम परीक्षण सामग्री देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी परीक्षण सामग्री है। तो इस परीक्षण में 30 चित्र होते हैं। इन चित्रों में 10 पुरुषों, 10 स्त्रियों व 10 दोनों के लिए होते हैं, और इनके अतिरिक्त एक खाली कार्ड होता है। यानी टोटल कितने कार्ड हो गए, 31 कार्ड। यानी 30 चित्र होते हैं जिसमें 10 पुरुष, 10 महिला और 10 पुरुष और महिला दोनों के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी एक जो कार्ड होता है वो खाली कार्ड होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को 20 चित्र दिखाए जाते हैं। इन्हें 2 सत्रों यानी 2 बार में दिखाया जाता है। 20 चित्र को आप इकट्ठे नहीं दिखाओगे, आप 10-10 के मतलब प्रत्येक सत्र में 10 कार्डों का प्रशासन किया जाता है। मतलब एक बार में आप 10 कार्ड दिखाओगे। तो 2 सत्र में होता है, यानी 2 बार होता है ये पूरा काम। यानी टोटल 20 चित्र दिखाने हैं, तो एक बार में 10 और दूसरे बार में 10। तो टोटल कितने कार्ड दिखाए गए बच्चों को यानी व्यक्ति को, तो 20 कार्ड दिखाए गए। अब ये तो परीक्षा की सामग्री हो गई। अब परीक्षा लेने का ढंग देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट, परीक्षा लेने का ढंग। तो इस परीक्षण में चित्रों को एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है। इस परीक्षण में कोई भी उत्तर सही अथवा गलत नहीं होता, केवल मानव की मौलिक कल्पना को ही देखा जाता है। व्यक्ति को निश्चित समय में प्रत्येक कार्ड को देखकर कोई कहानी लिखनी होती है। अब इसमें होता क्या है, मतलब परीक्षा लेने का ढंग क्या है। जैसे पहली बार में आपको व्यक्ति को 10 कार्ड दिखाने हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक एक करके 10 कार्ड जो है आप व्यक्ति को दिखाएंगे, और फिर व्यक्ति जो है उस कार्ड को देख के अपनी मौलिक कल्पना करता है, और उसी के अनुरूप उसे ये कहा जाता है कि आप एक कहानी लिखिए हर कार्ड को देख के। जो पहली बार में आप 10 कार्ड देखेंगे ना बारी बारी से, तो जब भी आप पहला कार्ड देखें तो उसको देख के आपने एक कहानी लिखी, और सभी कहानी को लिखने के लिए उससे जो है एक निश्चित समय जैसे 5-5 मिनट का टाइम दे दिया जाता है। तो पहला कार्ड देखा, 5 मिनट में एक कहानी लिखी, फिर दूसरा कार्ड देखा, 5 मिनट में एक कहानी लिखी, फिर तीसरा कार्ड देखा, फिर 5 मिनट में एक कहानी लिखी। उस कार्ड के अनुरूप वो कहानी लिखता है। तो इसी तरह 10 कार्ड दिखाया जाता है व्यक्ति को, और 10 कार्ड के अनुरूप वो कहानी लिखता है। एक बार में वो 10 कार्ड देखता है, ठीक है। फिर दूसरा जब दोबारा होगा तो फिर उसे 10 कार्ड दिखाया जाता है, फिर उसे कहानी लिखने के लिए सेम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आगे है कि चित्र की कहानी निम्न पक्षों को लेकर लिखी जाती है। यानी जो व्यक्ति कहानी लिखता है उसमें वो जो कहानी लिखता है वो निम्न पक्षों को लेकर लिखता है। तो क्या पक्ष होते हैं, यानी क्या चीज़ों को लेकर उसे कहानी लिखनी होती है। तो चित्र में क्या हो रहा है, यानी जो चित्र उसे दिखाया जाता है उस चित्र में क्या हो रहा है ये देखकर उसे कहानी लिखनी है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, मतलब जो चित्र उसे दिखाया गया है वो चित्र होने के क्या कारण हो सकते हैं वो देखकर उसे कहानी लिखनी है। तीसरा इसमें है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, मतलब जो चित्र दिखाया गया है वो चित्र में जो वो कहानी लिखता है उसमें ये भी देखता है कि इस चित्र को देखकर उसे क्या परिणाम नज़र आते हैं, यानी इस चित्र के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों को लेकर वो अपनी कहानी लिखता है, मतलब व्यक्ति अपनी कहानी को पूरा करता है। प्रत्येक कार्ड से संबंधित ये है, ऐसा नहीं कि सभी कार्डों को मिलाकर बताया गया है। जो भी कार्ड, जैसे पहला कार्ड दिखाया गया है तो वो पहले कार्ड में क्या, चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में जो हो रहा है मतलब जो हो रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इन 3 पक्षों को लेकर आपको कहानी लिखनी है।
इन कहानियों को लिखने से मनुष्य अपनी भावनाएं, आकांक्षाएं आदि इन कहानियों के द्वारा प्रदर्शित कर सकता है। अब हर व्यक्ति की सोच देखिए अलग होती है। किसी भी कार्ड को अगर आप दिखाएंगे तो क्या जो मैं अगर किसी कार्ड को आप दिखा दिए मुझे, तो मेरी जो सोच है क्या सेम आपकी सोच होगी? नहीं होगी ना। तो जो भी आपके अंतर मन में भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, फीलिंग है, सोच है, वो सब कुछ आप उस कार्ड को देख के लिखते हो। तो जो कहानियों को लिखने से क्या होता है कि मनुष्य के अंदर जो भी आकांक्षाएं, भावनाएं, सोच वगैरह सब कुछ होती है, वो उस कहानियों के माध्यम से अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं को वो प्रदर्शित कर पाता है। तो इसी तरह वो सारे कार्ड को देखता है और सारे कार्ड के अनुरूप अपनी कहानी को लिखता है और कहानी के थ्रू अपनी वो भावनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी सोच को वो निकालता है। अब ये तो हो गया प्रोसेस क्या है। अब लास्ट में हम देखते हैं विश्लेषण तथा व्याख्या, यानी अब हम लास्ट में रिजल्ट की बात करते हैं कि अब कहानी को देखने के बाद क्या विश्लेषण या व्याख्या सामने आती है। तो इन कहानियों का विश्लेषण निम्न बातों के आधार पर होता है। ए, कहानी के नायक का व्यक्तित्व क्या है। बी, कहानी का कथानक। सी, कहानी की भाषा और शैली। डी, कहानी की विषय वस्तु। ई, कहानी लिखते समय व्यक्ति का व्यवहार। एफ, कहानी का अंत। यानी जब व्यक्ति कहानी लिखता है तो हम उसकी कहानियों का विश्लेषण निम्न बातों पे करते हैं कि व्यक्ति जो कहानी लिख रहा है तो नायक का व्यक्तित्व क्या है उसकी कहानी में, कहानी का जो कथानक है मतलब क्या कहानी की जो समरी है ओवरऑल वो क्या कहना चाहता है कहानी में, कहानी की भाषा शैली क्या है, कहानी की जो विषय वस्तु है वो क्या है, और कहानी जब व्यक्ति लिख रहा था तो उसका व्यवहार किस तरह का था, और कहानी का जो अंत है वो किस तरह का है। हम सब कुछ उसकी जो कहानी वो लिखता है हम उसके अनुरूप उसकी कहानियों का विश्लेषण करके जो है विश्लेषण हम इन बातों के आधार पर करते हैं और फिर हम बताते हैं कि हाँ अब व्यक्ति का जो ये कहानी है उसके आधार पर हम ये बता पाते हैं कि हाँ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। दोष क्या है इस कहानी का कि इस विधि में कई बार चित्र देखकर परीक्षक लिखी कहानियों का गलत अर्थ भी मान लेता है। यह विधि बड़ों के लिए उचित है लेकिन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे अगर आपको चित्र दिखाया गया, ठीक है, तो मुझे जो अगर चित्र दिखाया गया मैं उस चित्र के अनुरूप अपनी कहानी लिख दी, ठीक, लेकिन जो परीक्षक है वो क्या करता है वो उस चित्र को देखता है और फिर बाद में जो मैंने कहानी लिखी है वो उस कहानी को देखता है और उसको लगता है कि नहीं ये कहानी गलत लिखा है, इस चित्र में ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी सोच कुछ अलग थी, उनकी सोच कुछ अलग है। तो हो सकता है कि परीक्षक मेरी लिखी कहानियों का जो है वो गलत अर्थ निकाल ले। तो ये इस विधि का दोष है क्योंकि सबका देखने का नज़रिया अलग होता है तो सब लोग अपने अपने हिसाब से किसी भी चित्र को देखते हैं। तो वही है कि इस विधि में दोष यही है कि जो परीक्षक है वो कई बार चित्र देखकर जो हमने कहानी लिखी है यानी जो लिखी हुई कहानियां हैं उसको उसका वो गलत अर्थ भी मान लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहानी मतलब ये जो विधि है ये बड़ों के लिए उपयुक्त है लेकिन बच्चों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, कैसे लगी बताइएगा। ये 2 प्रक्षेपी विधि इनफ है, आपको जो इजी लगी आप कर लीजिएगा। एक प्रक्षेपी विधि पूछे तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश की है, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना चाहती थी फिर भी 1 घंटा लग गया इस क्वेश्चन को बताने में। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। मेरा जो मेन उद्देश्य था कि आपको समझ में आ जाए। 2-3 क्वेश्चन को मैंने समराइज यहाँ पे करके रखा है ताकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, आपको बार बार अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।